हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभ्यास प्रश्न 10.3 का ए पार्ट। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 10.3 का बी पार्ट। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन हमारे सामने है। लास्ट क्लास में हमने 8 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करे थे। अब 9th क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें क्या है। 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गईं। भूखंडों के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं पहले आपको एक पिक्चर के माध्यम से इसे समझाऊंगी। तो देखो 5 मीटर लंबाई क्या रहना है, ठीक है। फाइव मीटर, ये 5 मीटर है और ये क्या है, ये है 4 मीटर और ये इसकी क्या है, ये भी 4 मीटर है। ये क्या है, एक आयताकार भूखंड है। इस पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनानी है। तो 1 मीटर भुजा वाली बनानी है ना, तो देखो 1 2 3 4 और अगर मैं यहाँ भी बनाने लगूँ एक क्यारी तो 5। ये सारी 1-1 मीटर की हैं। थोड़ा सा पिक्चर में गड़बड़ हो गई है, पर आप इसे अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ये सारी 1-1 मीटर की हैं। तो अब हमसे पूछा है कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। ये बचा हुआ भाग जो है ना, तो फिर से वही हम करेंगे। पहले बड़े भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से इन सारी क्यारियों का क्षेत्रफल लेस कर देंगे, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आसानी से आ जाएगा। एक क्यारी की भुजा है 1 मीटर, ठीक है। तो क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यारी वर्गाकार है तो उसकी भुजा समान होगी। तो भुजा हो जाएगी भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो 1 × 1 मीटर, तो 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा ना, और मीटर की मीटर में करते हैं तो मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्यारियाँ कितनी है, 5 है। तो बस अभी तो हमने एक क्यारी का क्षेत्रफल निकाला है, तो एक क्यारी का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 × 1, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, भूखंड की लंबाई जो है वो कितनी है, वो 5 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल, इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। तो 5 की हम 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो क्या होगा, भूखंड का क्षेत्रफल होगा शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 20 मीटर स्क्वायर, और 5 क्यारियों का क्षेत्रफल कितना आया था, उसमें से लेस कर देंगे -5 मीटर स्क्वायर। तो 20 में से 5 आप लेस करोगे तो 15 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। तो अब जो बचा हुआ भूखंड है, यानी कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल हमारा 15 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए। अच्छा, ये जो आकृतियां में दी हुई हैं, इनमें आयत में तोड़ना है। इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और भुजाओं की माप भी हमें बतानी है। अब देखो, क्या आप नॉर्मली बताओ, क्या आप इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल सीखा है, या तो हमने सीखा था आयत का, या हमने सीखा था वर्ग का, या हमने सीखा था त्रिभुज का, या हमने सीखा था पंचभुज का। लेकिन पंचभुज में किसका सीखा था, पंचभुज में हमने सीखा था समान वाले पंचभुज का, या हमने सीखा था षटभुज का क्षेत्रफल, पर षटभुज में भी हमने सीखा था समान वाले षटभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें से हमें कोई सी भी आकृति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो हम इस आकृति को कैसे करेंगे, देखो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो, ये एक आयत बन गया अगर मैं ऐसे बनाने लगूँ। अब जो है, यहाँ से पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखो ये रहा, ये हमने यहाँ कंप्लीट कर रखा है इसको। अब देखो ये है, हमने इसे नाम दिया। नाम अगर हम दें तो हम क्या नाम बैठेगा, यहाँ बैठेगा ABCD। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये था ना, ये लाइन थी, तो इसे हमने ऐसे करके कंप्लीट करा है। यहाँ ऐसे ना करके हमने ऐसे कंप्लीट करा है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने इसे ऐसे लेके ऐसे कंप्लीट करा, ठीक है। फिर एक हमने क्या करा, एक हमने इसे ऐसे कंप्लीट करा। तो कितने आयत बन गए हमारे पास, 1 2
3 4, 4 आयत हमारे बन गए। अब इनको नाम देंगे ABCD, फिर ये क्या हो जाएगा EF, फिर इसे देंगे GHIJ, जे के बाद KL और ये हो जाएगा M। तो अब देखो पहले वाला जो है अगर हमारा देखें तो क्या बैठेगा ये ABCD। तो आकृति ABCD में देखो अगर आप चेक करोगे तो ये क्या है हमारी, ये 4 है ना, ये भी 4 है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, देखो ये क्या है 4 है, और ये क्या है हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारी, ये 4 दे रखी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि खाली इतनी कितनी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी 4 है, 4 है। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ज़रा 4 है, और इसे अगर हम मेज़र करेंगे तो ये कितनी है, ये 3 है। ये कितनी है 3, और 3 ये है, और यहाँ से देखो ये कितनी है, ये हमारी 2 है, 2 है, और ये कितनी है, ये हो जाएगी, ये पूरी कितनी है 4 है, और ये पूरी कितनी है 3। जब ये पूरी 4 है और ये 3 है तो खाली ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। ये 1 है, ये कितनी है 2 है, और ये कितनी है 1। तो ये तो 1 2 1 साफ पता चल रहा है। अगर मैं इसे देखूँ अब यहाँ से अगर मैं इसे मेज़र करूँ तो ये तो 3 है, और ये बची हुई 1 है। तो अब इसे देखो यहाँ ये कंप्लीट 4 है। अब यहाँ से देखो ये कितनी है, ये 3 है। तो ये 3 है ना, तो अब इस हिसाब से अगर हम चलें, इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि ये देखो बिल्कुल आधे से इसे काट रहा है, तो ये 2 हो जाएगा ना। और दूसरी बात यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये पूरी 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 1 है। तो ये 1 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, अगर हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ से 2 बचा, तो ये भी हमारा 2 हुआ, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2। तो ABCD वाला जो है, ABCD वाला जो हुआ उसमें कितनी हुई, ABCD की हुई 2 गुणा 4, 2 तो हो गई लंबाई और 4 हो गई चौड़ाई। तो ये जाएगा 2 चौक 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कौन सा देखते हैं, अब हम देखते हैं पहले FEDG। FEDG कौन सा है, FEDG। तो देखो ये जो DG है ये कितनी हो जाएगी, ये तो FE जितनी होगी वही DG होगी, तो 3 तो 1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेज़र करें तो 2 ये है और 1 ये है, तो 2 और 1 3 ये हो गई। तो FEDG हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। IJGH, अब देखो यहाँ I के बाद क्या है J, फिर क्या है G, फिर है H। तो ये तो साफ पता चल रहा है 2 है, और ये कितनी है 1 है, तो 1 गुणा 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है HKLM, देखो HKLM, तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, ये 3 है हमारी, और ये कितनी है, ये भी हमारी 3 है ना। तो 3 और 3 ये तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 तिया 9 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा। अब बी पार्ट में देखेंगे ऐसे हम, बी पार्ट और उससे भी सिंपल है। बी पार्ट में हमने क्या करा, एक यहाँ से ब्रेक करा और एक यहाँ से ब्रेक करा। अब यहाँ देखो ये कंप्लीट कितनी है 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है। तो ये 5 की जगह अब ये खाली ये वाली जो बाउंड्री की अगर हम बात करें तो ये रह जाएगी हमारी 3, ये भी 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो जब ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये 1। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 1 हो जाएगा। तो देखो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये रहा ABCD, ये हमने नाम दे दिया, यहाँ दे दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो ABCD में देखो क्या बैठेगा, AD लंबाई और चौड़ाई किस क्या बैठेगी, लंबाई बैठेगी 1 और चौड़ाई बैठेगी 3। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 या फिर 1 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब BDEF, तो BDEF, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्या बैठेगा, 3 तो ये है हमारी और 1 ये है, तो 3 गुणा 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये वाली देखेंगे F, G, H और I। तो F ये पूरी कितनी है, ये कंप्लीट तो 3 है और ये 1 है, तो ये भी हमारी हो जाएगी 3 × 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें कितना आ जाएगा 9 और 2 11, 11 और 9 कितने होते हैं 20, 20 और 8 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में जोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी हुई है हमें। तो बस ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से इसे जोड़ो आकृति को। तो देखो आकृति ए क्या हो जाएगी
आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, ये क्या है, ये तो इसकी चौड़ाई तो 2 है, 2 और यहाँ से ये पूरी 12 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 2 में से हम ब्रेक कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल 2 गुणा 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और आयत डी ई एफ और जी का क्षेत्रफल ये कितनी है 10 और ये है 2, तो 10 गुणा 2 और इसे हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 8 प्लस 2 के हिसाब से ये भी हो जाएगी 10, तो डी ई एफ जी का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब पूरी आकृति का इन्होंने पूछा तो आयत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 20 प्लस 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। यहाँ कुल 5 वर्ग हैं, कैसे 1 2 3 4 5, तो ये तो साफ साफ बन रहा है, ये 7 है और ये 7 है, यहाँ से ये भी 7 7 बैठ रहा है, ये भी 7 7 है, ये भी 7 7 है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ कुल 5 वर्ग हैं जिसमें से प्रत्येक की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो हम पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 गुणा 7, तो 7 7 से कितने होते हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 5 वर्गों का पूछा है तो 5 का निकालने के लिए 49 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 49 5 से कितने होंगे 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो इसको हमने यहाँ से तो वो कर लिया और इसको यहाँ से मिला दिया, तो 2 आयत इसमें हमारे बैठ रहे हैं ए बी सी डी और एक बैठेगा ई एफ जी एच। अब यहाँ से यहाँ तक 4 है, साफ साफ दिख रहा है, तो 4 और ये पूरा 5 है ना, जब ये पूरा 5 है और ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल 5 गुणा 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर और ई एफ जी एच का क्षेत्रफल 4 गुणा 1, तो 4 गुणा 1 क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 5 प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है, एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर। पहले ए पार्ट देखते हैं, देखो क्या है क्षेत्रफल, देखो 100 गुणा 144, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो एक टाइल का क्षेत्रफल दिया गया है, टाइल की माप है 5 इंटू 12, तो 5 इंटू 12 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि टाइल की संख्या निकालने के लिए जिस फ्लोर या जिस फर्श पर टाइल लगाने हैं पहले उसका क्षेत्रफल लिखते हैं और फिर उसके बाद उसे डिवाइड कर देते हैं एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो उसका क्षेत्रफल है 14,400 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा, उसे 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 जाएगा और इसको आप इससे भाग दोगे तो 6 2 ज़ा 14 बचा 2, 6 4 ज़ा 24 और 0, 240 टाइल्स हमारे आ जाएंगे। अतः क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए 240 टाइलों की आवश्यकता होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, उसमें बोला है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्लोर का 70 इंटू 36 2520 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का क्षेत्रफल है 5 इंटू 12, 12 की 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 से 60 आ जाएगा। फिर से वही क्षेत्र का क्षेत्रफल डिवाइड बाय एक टाइल का क्षेत्रफल। क्षेत्र का क्षेत्रफल है 2520 और टाइल का क्षेत्रफल है 60, तो 0 से 0 गई, 6 4 ज़ा 24 बचा 1 और 6 2 ज़ा 12 42। तो अतः क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए 42 टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले वाले पार्ट में हमें कितने टाइलों की आवश्यकता थी, पहले पार्ट में हमें चाहिए थे 240 टाइल और दूसरे पार्ट में हमें चाहिए थे 42। उसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ का जो फ्लोर था यानी कि क्षेत्र जो था वो हमारा छोटा था और यहाँ का क्षेत्र हमें बड़ा था, इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा टाइलों की आवश्यकता पड़ी और यहाँ कम टाइल्स की। तो हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य, देखो क्या है वो। परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ चलते हुए बंद आकृति के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। देखो क्या है, ये एक फिगर है, अगर हम एस बिंदु से शुरू करें तो हम वापस आकर एस बिंदु पर ही ख़त्म करेंगे, तो ठीक है। तो ये चारों तरफ से जो हमने इसे कवर करा है तो वो क्या होगा, जो इसकी बाउंड्री कवर करी है उसे हम कहेंगे परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो मैंने आपको बताया था परिमाप में चारों को प्लस करना है, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी करेंगे तो क्या बनेगा 2L प्लस 2B, तो क्या हो जाएगा यहाँ
2 कॉमन लिया तो आयत का परिमाप हो जाएगा L प्लस बी, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब वर्ग में क्या होता है, वर्ग और भी सिंपल है। वर्ग में भुजा ही होती है, सारे में भुजा होती है ना, क्या होती है, भुजा। तो भुजा के हिसाब से क्या आएगा, भुजा के हिसाब से आएगा 4 गुणा भुजा, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, ये रही 4 भुजाएं हैं इसकी, तो 4 गुणा भुजा। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं समान होती हैं, ये रही, ये तीनों भुजाएं समान है ना, तो 3 गुणा भुजा की लंबाई। ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो बंद सम आकृतियाँ कहलाती हैं। हमने पढ़ा था नहीं, एक क्या पढ़ा था, पंचभुज पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था षटभुज पढ़ा था ना। अब देखो, बंद आकृतियों द्वारा घिरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अब ये कोई बंद आकृति है, इसका हमने क्या करा, ये पूरी आकृति घिर गई ना, या फिर कोई और आकृति है, देखो ये रही, अगर ये पूरी लीफ की आकृति हमारी घिर गई, या ये है आकृति, ये हमारी आकृति घिर गई पूरी, ये है कोई आकृति, तो ये पूरी आकृति हमारी घिर गई, तो ये घिरने वाले स्थान को, जो भी जगह घेर रही है, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो वर्गांकित पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्रफल, देखो इस आकृति का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो इसमें हम वर्गांकित पेपर का प्रयोग करते हैं। ये देखते हैं कि कितने बॉक्स कवर कर रही है पूरे और कितने बॉक्स कवर कर रही है आधे। तो वर्गांकित पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित परिपाटी को अपनाया जाता है। जिन वर्गों को आधे से कम भाग आकृति से घिरा है उन्हें छोड़ दीजिए। यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है तो ऐसे वर्गों को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। और सी पार्ट में क्या है, यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो तो उसका क्षेत्रफल हम 1/2 यानी कि 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, या फिर हम उसे कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ओके। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर कोई परिमाप है तो उसका क्षेत्रफल तो हम खाली सेंटीमीटर या फिर मीटर में करते हैं, पर अगर कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल को जो हम मेज़र करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप स्क्वायर लिखोगे या वर्ग सेंटीमीटर में आप लिखोगे या फिर वर्ग मीटर में आप लिखोगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।